This is last minute revision, commerce and accountancy. Already I have completed 3 units of 5 marks questions. Now unit 4 we have insurance services. This is 5 marks question. State the features of insurance. The features of insurance can be explained as follows. Risk sharing device. Insurance is a control through which an individual or her family share their in financial losses on the occurrence of any particular incident, accident. रिस्क शेयरिंग डिवाइस मीन्स इंश्योरेंस क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है एक इंडिविजुअल को या उसकी फैमिली को. अगर कुछ लॉस, अगर कुछ एक्सीडेंट, कुछ इंसिडेंट अगर हो गया तो उसको जो है सो लोग जो है सो शेयर कर सकते. फॉर सपोज एक फैमिली है, अगर वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए है, इफ द हेड ऑफ द फैमिली कोई भी है जो उनको अगर एक्सीडेंट हो गया, देन दे विल गेट द अमाउंट, द लॉस जो भी अकर होता है उन लोगों को एक्सीडेंट की वजह से, या फायर अगर इंश्योरेंस ले रहे अगर कोई कंपनी में, तो फायर अगर अकर हुआ तो जो भी लॉस होता वो इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ पर रिस्क को शेयर कर सकते. ठीक है, रिस्क को शेयर कर सकते. दैट इज द मेन फीचर ऑफ इंश्योरेंस. नेक्स्ट, कोऑपरेटिव डिजाइन. कोऑपरेटिव मीन्स कोऑपरेशन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स. इंश्योरेंस कंपनी में क्या रहता है, बहुत सारे जो इंश्योरेंस रहते, सपोज ABCDE ऐसा थाउजेंड्स में रहते, थाउजेंड्स लैक्स करोड्स में जो है यहाँ पर इंश्योरेंस रहते जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करते. ठीक है, इसमें लॉस पूरों को नहीं होता, जिसको भी लॉस अकर होता उनको जो है सो मन तो कोऑपरेटिव होता है यहाँ पर, कोऑपरेटिव डिवाइस. इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड एज द कोऑपरेटिव डिवाइस बिकॉज इन एवरी इंश्योरेंस प्लान, चाहे आप कौन सा भी इंश्योरेंस प्लान देखो, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उसमें प्रेजेंट रहते फॉर शेयरिंग फाइनेंशियल लॉसेस अगेंस्ट द इवेंट विच इज इंश्योर्ड. नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड डिवाइस है ये. इंश्योरेंस गिव प्रोटेक्शन फॉर ऑल रिस्क ऑफ लॉसेस. द इंश्योर्ड हिमसेल्फ नीड टू पे ऑल द लॉसेस इफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अनअवेलेबल. अगर कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस का मतलब क्या है, अगर कोई एक फायर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अगर उसमें फायर अकर हुआ तो सपोज 10 लाख का अगर कुछ लॉस हो रहा है, अगर वो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिए हुआ है, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, ये लोग अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लिए, देन वॉट एवर द लॉस दे अकर फॉर 10 लाख रुपीज दे हैव टू बेयर. जो भी यहाँ पर इंडिविजुअल अगर कोई है, अगर तो अगर वो इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं लिए हुए हैं तो पूरा लॉस उनको बेयर करना रहता. लेकिन यहाँ पर क्या होता, प्रोटेक्शन रहता. अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए तो आपका जो भी लॉस होता है उसके आपको रिस्क जो है सो रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर. सो प्रोटेक्शन गिव्स फॉर ऑल रिस्क ऑफ लॉसेस. नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट डिवाइस, मेजरमेंट डिवाइस. द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्री एज्यूम द रिस्क इवैल्यूएशन. जो जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, अब सपोज कार का इंश्योरेंस है, ठीक है, ईयरली आपको 1 लाख, कार को अगर कुछ डैमेज अगर हुआ तो उसका लोग को जो है सो अंदाज़ा रहता है कि जो भी डैमेज हुआ इतना जो है सो लॉस अकर होता. तो यहाँ पर प्री वैल्यूएशन रहता, उसके बेसिस पे जो है सो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बनती. द अमाउंट विच इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स में जो पॉलिसी का जो अमाउंट रहता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो अमाउंट का पॉलिसी का अमाउंट जो है सो उस पर डिपेंड रहता. तो रिस्क को मेजरमेंट कर लेते लोग. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता, प्री एज्यूम कर लेते, रिस्क को इवेल्युएट कर लेते. अमाउंट टू बी शेयर्ड बाई ईच इंश्योर्ड कैन बी कैलकुलेटेड, हैंस प्रीमियम कैलकुलेशन, उसके बेस पे प्रीमियम रहता. The risk must be determined before insuring. उसके बाद पेमेंट डिवाइस. एन इंश्योरर इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू पे स्पेसिफिक सम बेस्ड ऑफ अकरेंस ऑफ ए सर्टेन इवेंट दैट मे और मे नॉट अकर. तो ये पेमेंट डिवाइस क्या रहता, यहाँ पर अपन जो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेते तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक कार है, अगर मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही, वो एक्सीडेंट हो या कार को या मे द इवेंट में अकर और नॉट अकर, आई हैव टू पे सम ऑफ रुपीज ऑफ 1,50,000 पर एनम फॉर माई कार इंश्योरेंस एज ए कार इंश्योरेंस. सो दैट इज द इवेंट में और मे नॉट अकर. पेमेंट डिवाइस, यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एग्री होता है इंश्योरर के, एक सम ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट विल बी पेड बाय हिम if the event may occur or does not occur, but the amount will be paid by him. Payment is made only on happening of contingency, otherwise insurer is not liable. Next we have explain the powers and functions of IRDA. The powers and functions of IRDA, it is has general supervisory power of insurance industry. Insurance industry को supervise करता है ये. नेक्स्ट, इट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर. ये जनरल सुपरवाइजरी पावर है इसका कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देखना. उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू अपॉइंट स्टाफ को रिक्वायर्ड जो भी रहता फॉर द कंडक्ट ऑफ इस बिजनेस के लिए जो भी स्टाफ की ज़रूरत रहती वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसके पास. इट हैज़ ए पावर टू इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू, मॉडिफाई, विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस के अंदर अपने को रजिस्ट्रेशन रहता, रिन्यू रहता. रिन्यू मीन्स अगर 1 ईयर की पॉलिसी अपन लिए फिर नेक्स्ट ईयर उसको रिन्यू कराते हैं. मॉडिफाई रहता, कुछ चेंजेस करना चाह रहे अगर आप. विड्रॉ रहता, आप हट जाना चाह रहे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए थे आप 10 ईयर्स की, लेकिन आप बीच में विड्रॉ कर लेना चाह रहे या सस्पेंड कैंसिल करना चाह रहे, ये पूरे जो है सो ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इट हैज़ ए पावर टू इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ
रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट देना, या रिन्यू के लिए, मॉडिफाई के लिए, विड्रॉ के लिए, कैंसिल के लिए। इट हैज़ पावर टू प्रिपेयर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एजेंट्स जो भी रहते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी के, उन लोगों का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उसको प्रिपेयर करना, सर्वेयर का और अदर इंटरमीडियरीज हु टेक पार्ट इन द इंश्योरेंस बिजनेस। इट कैन प्रमोट एंड रेगुलेट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विथ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस से जो भी रहते हैं उन लोगों को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना उन लोगों को। Next, define insurance. Explain any 4 principles of insurance. These are the features of insurance: risk sharing device, cooperative device, protective and risk measurement device, payment device. Regarding device, you have to write in the features. These are the principles. सो इंश्योरेंस इज़ द वे टू मैनेज योर रिस्क। इंश्योरेंस क्या है? ये एक जरिया है, एक वे है ये जो अपने रिस्क को मैनेज करता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विलेट, इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज ए सोशल डिवाइस। कौन सा डिवाइस है ये? सोशल डिवाइस है फॉर मेकिंग एक्यूमुलेशंस टू मीट अनसर्टेन लॉसेस ऑफ कैपिटल which is carried out through the transfer of risk of many individuals to one person or a group of person. So according to this definition, what they are explaining the same thing only. Many individuals will contribute the amount, the loss will occur to one person or the group of person, they will participate in the losses. सो इंश्योरेंस कंपनी में यही होता, ठीक है। अगर 1,000 लोग अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे, उसमें से 100 जनों को जो है सो एक्सीडेंट अकर होता, मे बी और मे नॉट बी, उससे भी कम भी हो सकता, उससे भी ज़्यादा हो सकता, बट लेकिन यहाँ पर इन लोगों का बहुत सारे अमाउंट, इन लोगों को जो अमाउंट यहाँ पर लमसम अमाउंट जो देते हैं लोग, अगर या सपोज यहाँ पर 10 लाख का भी लोग अमाउंट पे कर रहे हैं, सो दे आर गेटिंग मनी मोर अमाउंट फ्रॉम दिस इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स। इंश्योरेंस कंपनी में ये जो 1,000 लिए, ये लोग पर मंथ पर ईयर अगर एक 10,000 भी सपोज एग्जाम्पल अगर पे करे लोग, 10 लाख सपोज पे करे अगर ये लोग इंश्योरेंस कंपनी को, तो यहाँ पर लॉस जिसको हुआ, सपोज 2 लाख अगर उन लोगों को एक्सपेंसेस हुए, तो 8 लाख जो भी रहता है इनकम प्रॉफिट रहता है इंश्योरेंस कंपनी को। So that is only explained in the definition. Once again I will repeat it. It is a social device for making accumulate means यहाँ पर जमा होता, पूरा फंड जमा होता, to meet अर्ज के लिए जमा हो रहा, वो पैसा accumulate हो रहा, uncertain losses जो लॉस अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वैसे लॉसेस को, which is carried out through the transfer of risk of many individuals वो रिस्क को ट्रांसफर करते, one person और to group of person. प्रिंसिपल्स क्या है इसके? प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, बोथ द पार्टीज शुड डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन, अब आपको मालूम है कि आपको एक्सीडेंट होने वाला है, सपोज एग्जाम्पल एक इंश्योरर है, तो यहाँ पर अटमोस्ट फेथ बोले तो दोनों पार्टीज जो है ना, जो भी चीज़ें हैं क्लियरली डिफाइंड रहना, यहाँ पर अटमोस्ट गुड फेथ रहना और डिस्क्लोज कर देना वो। इफ ऑल मटेरियल फैक्ट आर नॉट डिस्क्लोज बाय द इंश्योर्ड, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज बिकम्स इनवैलिड। अगर सपोज एक इंश्योरेंस को मालूम है कि अब सपोज एक पर्सन को हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, उसको मालूम है, वो छुपा के उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ले रहे, इमीडिएटली अगर उनको बाद में मालूम हुआ इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता, नो अमाउंट के लिए जो है सो इन्फोर्स नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ जो भी रहते क्लियरली डिस्क्लोज करना। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ए पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अनलेस ही हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। जब तक आपको खुद जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहे उनको जब तक इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो ही नहीं सकते। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है इंश्योरेंस का, कि जो इंश्योरर है उनको इंटरेस्ट रहना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस में। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज गैम्बलिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, नहीं तो वो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। The principle of indemnity states that the insurance should not pay more than the actual amount or loss. In other words, it states that the insured should be not make profit from the loss incurred by him. जो भी लॉस होता है उससे ज़्यादा आपको अमाउंट नहीं मिलता, ठीक है। अगर वैसा बोले तो सब पॉलिसीज लेना स्टार्ट हो जाते, ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है? जितना लॉस हो रहा, लॉस 10,000 अगर हो रहा, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 15,000 नहीं पे करते, ठीक है। यहाँ पर जितना लॉस हो रहा, लॉस से इंक्रीज अमाउंट नहीं मिलता इंश्योरेंस होल्डर को। दैट इज द कंडीशन हियर। इंडेमनिटी, नो प्रॉफिट यू विल गेट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसी, ओनली यू कैन बेयर द रिस्क, दैट मीन्स यू कैन reduce your risk, that's all.
इफ़ यू आर टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे तो आपको एक ही बेनिफिट ये है कि आपका रिस्क जो भी रहता, आपका लॉस जो भी रहता, वो रिड्यूस करने के लिए ले रहे आप, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ले रहे। आप जानबूझ के जाके एक कार का एक्सीडेंट कर दिया, आपको वो एक्सीडेंट कार को जो सो डैमेज को रिपेयर करने के लिए आपको 5,000 लग रहे, लेकिन आप इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। वॉट एवर द लॉस अकर्ड दैट ओनली विल बी पे, नॉट मोर देन 1 रुपी यू विल गेट इट। Next, principles of subrogation. According to principle, when the loss is compensated by the insurer to the insured in the event of mishap, the rights of ownership on damaged goods shift from insured to the insurer. So here principle of subrogation means whatever the damage has occurred, that will taken by the insurance company. So principle of contribution, the principle come into force when a person get his asset insured. आप जो भी assets, आपके जो भी assets रहते हैं, अगर आप उसको insured करे हुए है बाय न्यूमरस इंश्योरेंस कंपनी, दिस इज नोन एज डबल इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन बोले तो यहाँ पर अगर आपके पास एक कार है, अगर आप इसके दो इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप लिए पॉलिसी अगर लिए, तो यहाँ पर इन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन ये दोनों मिलके आपके लॉस को कंट्रीब्यूट करते, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन और डबल इंश्योरेंस। When a person get his assets insured by numerous insurance companies, more than one company, if you are taking insurance policy, then you will get that is called as principle of contribution, that insurance will call it as double insurance. Next, fifth unit we have entrepreneurship. In this we have one question for 5 marks. What are the characteristics of entrepreneur? Entrepreneur means the person who start the business, द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस। तो जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अच्छे फीचर्स रहना। क्या फीचर्स रहे तो एक पर्सन इन स्टार्ट करता, दैट इज द क्वेश्चन। सो एंड एंटरप्रेन्योर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अपने कंट्री की जो भी इकोनॉमी है, जो फाइनेंशियली जो अपनी कंट्री इंप्रूव कर रही, डेवलप कर रही, उसके लिए एंटरप्रेन्योर्स आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल। He must have some important qualities which innovate or initiate the organize the business. So उसके अंदर ऐसे कुछ qualities रहना जिसकी वजह से उन्होंने innovative ideas आना उसके अंदर, he has to organize और initiate करने के लिए business. So these are the 5 qualities, characteristics, features of this entrepreneur. First, innovation. Entrepreneur handle new things. Entrepreneur is not just an inventor. Apart from inventing new things, he tries to obtain advantage for such inventions. Innovation. So whenever you are entering into a business as an entrepreneur, when you are starting a business, you have the capability to adapt innovations, whatever the new technology, whatever the new features are coming up in your business, you should be ready to adapt those features, then only you can survive for a longer period of time. So innovation qualities is very basic important for the survival of the business. ठीक है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे, सपोज मोबाइल फोन, यू टेक ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। नाउ एवरी डे बाय डे और मंथली यू आर फाइंडिंग ए न्यू फीचर इन द मोबाइल. So if you are starting a mobile phone and you are not adopting the new features what your competitor is there, then you can't survive into the business. You have to close down, shut down your business. So innovation is very important for a entrepreneur. Next, risk taking. If you are starting any business, you should be ready for the risk taking. Maybe you may get, always you may not get the profit or you may get the loss also. So you should be ready. ए न्यू बिजनेस इम्पोज रिस्क ऑन एंटरप्रेन्योर. अगर आप एक न्यू इस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर रिस्क रहता. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एंटरप्रेन्योर टू प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग हैपन इन द न्यू वेंचर विच ही हैड एस्टैब्लिश. सो एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क. दे माइट बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल. So this is also a characteristic feature of the entrepreneur. Thus he should be has the ability to take the risk. If he has the ability to take the risk whenever there is no profit also, he is able to run the business, then only he can comes into the market. Next, self confidence also important. Entrepreneur have trust on themselves. इंटरप्रीनियर्स जो भी रहते हैं उनको फर्स्ट अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना, अपने आप पे भरोसा रहना उन लोगों को. दे हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम, देन दे कैन ओवरटेक एनी वन इन द मार्केट. उसके बाद मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स आते हैं उन लोग को जो है लोग हरा सकते हैं एंड ओवरटेक कर सकते हैं लोग को. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इम्पॉर्टेंट इन एन एंटरप्रेन्योर. पहले क्या है, इनोवेशन होना उनके अंदर, न्यू टेक्निक्स को, न्यू चीज़ों को अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी रहना उन लोगों में, रिस्क को बेयर करने की कैपेबिलिटी रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना, हार्ड वर्क. एंटरप्रेन्योर्स डू हार्ड वर्क. इन अवर सोसाइटी सम इंडिविजुअल वर्क मोर हार्डर देन एंटरप्रेन्योर. in some individuals more
works more harder than entrepreneur with an intention to excel entrepreneurs. So hard work is also important. Next, goal setting. Entrepreneur set goals for his or her venture. Whatever the business you are starting, you should have to set up a goal. Without goal, you can't move your business. So he feels happiness in setting goals and working towards the achievement of goal. Now what is the goal? Now if I am starting my business, my goal is to, I want to produce 10,000 units per month. I want to earn 5 lakhs per month. This is the goal I have to set up. So as an entrepreneur, if he set up the goal, he will try to achieve that goal. He will move on. He should guide his workers to achieve that goal. On the achievement of one goal, entrepreneur set another goal. Then after completion of one goal, then he is ready to set another goal. So these are the important characteristics, features of the entrepreneur: innovation, risk taking, self confidence, hard working, and goal setting. Next, sixth unit, you have setting up a business. What are the special provisions enacted by the Telangana state for the MSMEs? The special provision enacted by the Telangana state for micro MSMEs is micro, small and medium enterprises are as follows. माइक्रो मीन्स छोटे बिजनेस, जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस रहते हैं उन लोगों को, और मीडियम इंटरप्राइजेस को आगे बढ़ने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट क्या प्रोविजंस, क्या लॉ जो है सो इस्टेब्लिश करे, दैट इज द क्वेश्चन. Arrangement of sufficient number of small plots for small and medium enterprises in industrial area and arrangement of sheds for micro enterprises. तो फर्स्ट क्या सर्विस प्रोवाइड, क्या प्रोविजंस है लोगों के लिए? अरेंजमेंट ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्मॉलर प्लॉट्स दे रहे लोगों को स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को चलाने के लिए, और माइक्रो इंडस्ट्रियल एरिया में जो है सो अरेंज कर रहे लोगों के लिए शेड्स वगैरह. अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल फंड दे रहे लोगों को एंटी प्रिएटिंग असिस्टेंट्स और आईपी रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट्स के थ्रू. अरेंजमेंट ऑफ कंसल्टेंट पैनल टू मीट द रिक्वायरमेंट, जो भी इंटरप्रीनियर्स को कुछ ज़रूरत है तो लोगों के लिए कंसल्टेंट पैनल अरेंज कर रहे. मार्केटिंग सपोर्ट, अब लोग जो भी चीज़ें बना रहे लोगों को मार्केट होना ज़रूरी है ना, तो मार्केटिंग सपोर्ट भी जो है सो तेलंगाना गवर्नमेंट उन लोगों को प्रोवाइड कर रही. इन नेशनल में भी और इंटरनेशनल ट्रेड के भी शोज ऑन बायर सेलर मीटिंग्स थ्रू हाउ बायर सेलर मीटिंग्स रखे. रीइंबर्समेंट ऑफ लैंड कन्वर्जेशन चार्जेस टू MSMCs लोकेटेड इन ओन लैंड. तो यहाँ पर लोगों को लैंड कंजर्वेशन के लिए जो है सो जिसके पास भी ओन लैंड है उन लोगों को रीइंबर्समेंट करने के लिए आप लोगों को कन्वर्जेशन चार्जेस भी लग रहे. डिस्टिंक्ट स्टेट लेवल बैंकर कमेटी फॉर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर दूसरे डिफरेंट स्टेट्स में बैंकर कमेटी लगा रहे स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड करने के लिए. अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल फंड रह रहा है लोगों के लिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ MSMEs के लिए. अरेंजमेंट फंड MSME स्ट्रक्चर फॉर मॉडर्नाइजेशन. डिसेंट्रलाइज प्रोसेस फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू माइक्रो यूनिट. डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है लोगों को यहाँ पर लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं माइक्रो यूनिट्स के लिए. Next question, how the special support is extended by the government of Telangana to the SC/ST entrepreneurs in our state. जो भी बैकवर्ड क्लासेस, जो अभी SC/ST के है एंटरप्रेन्योर जो आगे आ रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेशल क्या गवर्नमेंट जो है सो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही. The special support extended by Telangana government to the SC and ST entrepreneurs is through Telangana State Program for Rapid Incubation of Dalit Entrepreneurs, TS Pride. The following are activities undertaken by Telangana government to support SC/ST entrepreneurs. Supplier diversity opportunities and provided in large scale industries. इन लोगों को जो है सो सप्लायर डाइवर्सिटी, कई सप्लायर्स को जो है सो प्रोवाइड कर रहे गवर्नमेंट. इन लोगों को जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत रहती है, जो इंडस्ट्रीज इंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत रहती है उसके लिए डाइवर्सिटी ऑफ सप्लायर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे. स्पेशल डायरेक्ट फंडिंग है लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशल डायरेक्ट फंडिंग. अगर यहाँ पर अगर देखें अपन MSMEs में यहाँ पर अपने को कंपटीशन रहता, लेकिन यहाँ पर जो भी SC/ST एंटरप्रेन्योर है उन लोगों के लिए डायरेक्ट फंड प्रोवाइड हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से. अलॉट प्लॉट्स दे रहे उन लोगों को इंडस्ट्रियल लोकेशन के. 22% ऑफ लैंड रिजर्व है उन लोगों के लिए. नेक्स्ट, सब्सिडी एलिजिबिलिटी है उन लोगों को. सब्सिडी में इफ़ दे आर टेकिंग द लोन्स टैक्स रेट में उन लोगों को डिस्काउंट मिल रहा. अरेंजमेंट ऑफ इंटेंसिव एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उन लोगों को और आगे बढ़ने के लिए उन लोगों के अंदर जो भी कैपेबिलिटी है उसको और उनके स्किल को और आगे बढ़ाने के लिए जो है सो प्रोग्राम्स अरेंज कर रही गवर्नमेंट. रिप्रेजेंटिंग SC/ST एंटरप्रेन्योर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल कमेटी. स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल कमेटीज़ में जो भी रहते हैं उसमें SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को कंपल्सरी रिप्रेजेंट कर रहे. कीप्स ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी इन ट्यून विथ GI's SME प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी 20%. एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड फॉर ऑल सर्विस सेक्टर यूनिट्स.
Telangana government keeps 5 crore in reserve for margin money refund scheme and make payment of margin money in place of SC/ST के लिए 5 करोड़ जो है सो रिजर्व रख रहे, ये लोग को यूज़ करना, फिर रिफंड करना, गवर्नमेंट से लोन की तरह लेना, फिर गवर्नमेंट को जो है सो रिफंड करना, उसके लिए 5 करोड़ जो है सो गवर्नमेंट सेपरेट रख रही है SC/ST के लिए. Now, 7th unit we have internal trade. What are the services offered by the wholesaler to retailer? The services offered by wholesaler to retailer are as follows. Now, you know wholesaler retailer means, suppose A is manufacturing products. A अगर प्रोडक्ट्स बना रहा तो B यहाँ से A से लेके यहाँ पर C ये रिटेलर्स रहते. A डायरेक्टली, A को डायरेक्ट नहीं मालूम सी को सेल करना, तो यहाँ पर ए जो है सो होलसेलर्स को सेल कर रहे. बी अगर होलसेलर है, ये बी लाके प्रोडक्ट जो है सो डायरेक्ट जो कंज्यूमर्स रहते हैं रिटेलर्स बोलते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को रिटेलर्स बोलते हैं, उन लोगों को सेल करते हैं. सो यहाँ पर wholesaler ensures goods are available on time for the retailer, and retailers are this small shop, kirana stores are there, no, they are the retailers. So what they will do, they will purchase the goods from the wholesalers. So wholesalers what service they are giving to the retailers, ये retailers को लोग क्या बोल रहे हैं कि एनी टाइम हमारे पास से आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, इंश्योर कर रहे हो लोगों को. होलसेल प्रोवाइडेड मार्केटिंग सपोर्ट टू रिटेलर, और जो भी रिटेलर जो गुड्स सपोर्ट सेल करते हैं उसका ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट होलसेलर की तरफ से हो जाता. सो कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली कम्स एंड परचेज द गुड्स फ्रॉम द रिटेलर्स. बेस्ट एग्जाम्पल इज द किराना स्टोर. होलसेलर्स एक्सटेंड द क्रेडिट फैसिलिटीज भी देते हो लोग रिटेलर्स को. होलसेलर शेयर्स हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज विथ रिटेलर, जो भी उन लोगों को नॉलेज मिल रही regarding the product, they will share this knowledge with the retailers. Wholesaler bear and share the risk of retailer. retailer अगर कुछ प्रोडक्ट्स डैमेज हो गया या नए सेल हो रहे हैं तो वो रिस्क को जो है सो होलसेलर के साथ बेयर कर सकते हो लोग. नेक्स्ट, हाउ डू यू क्लासीफाई द ट्रेड. ट्रेड मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड फाइंड सर्विसेज फॉर द मनी. ट्रेड में क्या होता है, गुड्स बाई एंड सोल होते एंड सर्विसेज फॉर द मनी. इट इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर. ट्रेड के थ्रू जो भी गुड्स बनाते, सपोज वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फोन, जो भी चीज़ बनती वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक ट्रेड के थ्रू ही पहुंचती. ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द जोग्राफिकल लिमिट्स. फॉर जोग्राफिकल लिमिट के हिसाब से ट्रेड्स रहते हैं. ट्रेड आर क्लासिफाइड एज होम, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, और एक फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड. अगर विद इन द कंट्री अगर ट्रेड अपने हो रहा, इंडिया के अंदर ही अगर ट्रेड कर रहे तो उसको डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड बोलते. अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड अगर कर रही तो उसको फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते. इंटरनल ट्रेड में क्या रहता, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड रहता. इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट ट्रेड, अगर आप कुछ गुड्स को परचेज कर रहे वो इंपोर्ट रहता. अगर इंडिया दूसरी कंट्री को गुड्स बेच रही है अगर कुछ, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड. इंट्रीपोर्ट ट्रेड, बाइंग, इंट्रीपोर्ट ट्रेड, बाइंग, दिस विल डिस्कस. Now home trade means, home trade refers to the exchange of goods taking place with the within the boundary होता है. यहाँ पर होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड रहता. फॉरेन ट्रेड अपने को, एक्सटर्नल ट्रेड 3 टाइप्स रहते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड. Now the various advantages of SEZ. SEZ means special economic zone are as follows. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, ये कंसिडर्ड एज इफेक्टिव टूल है ये फॉर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो लोग. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट होने के लिए कंसिडर्ड एज टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसईजेड इन ए करेक्ट मैनर कैन ट्रांसफॉर्म इंडियन इकोनॉमी. ग्रोथ हो रहा है इससे अपने को, लेबर्स बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है सो डेवलप हो रहे. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो भी स्टेट, जो भी रीजन में, जो भी रूरल एरिया में जहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ पर लोग इंडस्ट्रीज को सेटअप करके रीजनल डेवलप बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, जो भी अंडर डेवलप एरिया है वो अंडर डेवलप्ड एरिया को सपोर्ट करके एसईजेड के थ्रू जो है सो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रहा. कैपेसिटी बिल्डिंग, ऐसे प्लेज ए सिग्निफिकेंट बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू जनरेट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी. लोगों को कुछ काम मिलते रहना और लोग जो है सो बिजी रहना, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं रहना कंट्री में. इसके लिए एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी चलते रहने, जनरेट होने के लिए ये मेन एक ऑब्जेक्टिव है इसका. प्रोमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अपन यहाँ पर और एक्स्ट्रा गुड्स को प्रोड्यूस करके जो है सो एक्सपोर्ट करना दूसरे कंट्रीज को. टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक सोर्सेज. और यहाँ पर एसईजेड के थ्रू क्या हो रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टर्स जो है सो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट को, डोमेस्टिक सोर्सेज वाले भी और फॉरेन कंट्री वाले. टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. व्हेन दे आर सेटअपिंग न्यू एंड मोर इंडस्ट्रीज, व्हाट इज हैपनिंग, दे आर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट, मोर ऑफ द पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट opportunity.
So to develop infrastructure as the industries are going on, it is automatically leads to the infrastructure facilities, roads, electricity, everything will be developed in that particular area. To develop simple legal procedure for setting industry in SEZ areas, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो भी एरिया रहता, जो इंडस्ट्रीज को कवर करना रहता, वहां पर जो है सो लीगल प्रोसीजर्स को बिल्कुल कम कर दिए लोग, टू प्रोवाइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए बहुत आसान बना दिए. फॉर पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स विथ ए स्ट्रैटेजी सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर लीगल रिक्वायरमेंट, एक जस्ट सिंपल 1% लीगल फॉर्मेलिटीज यू हैव टू फुलफिल, देन यू कैन स्टार्ट ए बिजनेस अकॉर्डिंग टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन. टू डेवलप बैकवर्ड रीजन, मेन मकसद क्या है लोगों का, बैकवर्ड रीजन को, बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 8 इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड, द वेरियस बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड कर रही है, अगर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल ट्रेड करे तो अपने को क्या बेनिफिट्स रहते हैं उससे. इंटरनेशनल ट्रेड इनेबल्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जब आप अपनी कंट्री के लिए अगर कुछ चीज़ बना रहे हैं तो आपको सपोज जो भी रॉ मटेरियल रह रहा है आपको एक लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं आप, लेकिन जब एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा यूज़ हो रहा, तो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा रिसोर्सेज का, अगर अपन इंटरनेशनल ट्रेड में एग्जिस्ट हो रहे. इट एनेबल्स द कंट्री टू इम्पोर्ट स्केर्स गुड्स एंड एक्सपोर्ट सरप्लस गुड्स. जो भी अपने को कम है, स्केर्स मीन्स अपने पास जो कमी है जो गुड्स की, जैसा कि पेट्रोल अपने को इम्पोर्ट करना रहता, ठीक है, अपने पास पेट्रोल नहीं है तो वी आर इम्पोर्टिंग स्केर्स गुड्स. अब अपने पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा अबेंडेंस है क्योंकि अपने पास एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा है, तो सरप्लस गुड्स जो है अपन वो एक्सपोर्ट कर रहे टू अनदर कंट्री. इट मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज बहुत मिनिमाइज हो जा रहा है इंटरनेशनल ट्रेड करने से. इट अलाउज डेवलपिंग कंट्री टू इम्पोर्ट रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी विच दे नीड इन एक्सचेंज ऑफ अदर ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स. तो इसमें क्या हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करके वो लोग जो है सो इम्प्रूव करके एक्सपोर्ट्स कर रहे प्रोडक्ट्स को उनके. नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. What do you mean by home trade and foreign trade? Some of the difference between home trade means internal trade, foreign trade means international, where the trade is existing between the two states within the country, that is called as internal trade. When the trade is existing between buying and selling of goods taken place between two and more countries, it is called as international trade. So meaning is internal trade refers to the trade ranging within the country. They are not moving their products out of their boundary. International trade refers to the trade range with other countries. Exchange of currency. Internal trade there is no need. अगर आपको अपने स्टेट में कुछ गुड्स को बाई एंड सोल्ड करना है तो आपको करेंसी की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन आप दूसरे कंट्री से अगर कर रहे हैं, इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग द गुड्स, इफ़ यू हैव टू मेक द पेमेंट, आपको करेंसी कन्वर्ट करके वहाँ की करेंसी के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा. सो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डूइंग द इंटरनेशनल ट्रेड. रेस्ट्रिक्शंस, नो रेस्ट्रिक्शंस, कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते होम ट्रेड के लिए. यहाँ पर many restrictions are imposed on foreign trade. Foreign trade license you required, permission you required from the different other country. So lot of restrictions will be there for doing the international trade. Next, demand and supply forces. This is scope for the demand and supply forces. There is no scope for demand and supply forces. Transportation cost is low रहती है इसमें, transportation cost is high रहती है international trade में. Now we have chapter number 9, principles of management. Explain the levels of management. Management means the person, it is the top level management, middle level management, lower level management. We decide, we take over all the business. So the business is taking place into 3 levels, that is called as levels of management. The organization, the directors manage the business at 3 levels. At 3 different levels they will manage the business. That is called as levels of management. So levels of management are classified into 3 types: top level management, middle level management, lower level management. According to this is top level management. According to researcher E.F.L. Breach, the top level management plays very important role and includes in functions such as formulating strategy objective for the organization, evaluating the achievement of the enterprise, selecting the chief executive, and allocating the incomes, etc. So top level management plays a very important role in any organization. Without top level management, this middle level management and lower level management cannot start their function, because they only set up the business, they only take the decisions, they only appoint the chief executives, who this top level management only, they only take bear the risk of the business. So middle level management
fills the gap and acts as a bridge between the top management. They acts as a mediator between lower level management and the top level management. It includes the departmental lead heads, departmental suppose finance manager, personal manager, marketing manager. This comes under the middle level manager. Now low level management, the low level management consists of team leaders will be there, supervisors will be there. Low level management means the work is done by the workers. So who will take care of those workers? Lower level management will take of them. So to exercise independent judgment towards hearing, disciplining in the business, rewarding and taking any corrective actions, it will be taken up by the lower level management. Now next we have explain any 5 characteristics of management. It is an economic activity. Management is an economic activity because it which involves the day-to-day working of man for better living in his existing society. Why we are calling it as economic activity? Because it is a day-to-day working of man for better living in his existing society. Management means what they will do? They will start the business. They will help to others also, and they will improve their standard living also. It is a total of different activities which pertain to laid down specific plans, policies, procedures using men, money, material. What the main activity of the this, why we are calling it as economic activity? Because they are using men, money, material, market and machinery to earn the profit. The main aim of any management is to earn the profit only. So it is, that's why we are calling it as a economic activity. If they are freely providing their services, then it is called as non-economic activities. But here the main character features of management is to earn the profit. That's why we are calling it as a economic activity. Now it gets things done through others. Management means they will take the decision, they will start the business, they will take the initiative. So what actually they will do? They will get the things to done by others. For example, school अगर कोई principal start करे, director school start करे, then through teachers they are making them to run the business. So business, so educational institution is also comes under business only. Another important characteristics क्या है management का? Get the work completed by others. It only facilities provide करते completing the job task. The management only motivate करते वो लोग other performance of the organizational job. It is a creative activity. Management is a creative activity, a purposeful activity, group activity, motivational activity, and most important is decision making activity. Management is a creative. In creative, what are their activity? Motivational and importantly decision making activity. The main function of the management is making the decisions only. That's why it is a creative activity. It coordinates efforts. It performs coordination of work between different individuals for the attainment of the strategy of the organization. Coordination of the work. The management will see the coordination of the work. At all level of the management, the work is done properly or not to achieving the goal. It is a process. Management is considered as a continuous process through which manage, create, direct, maintain organizational activity through use of the human resources. Now functions of management. Explain the principles of unit 10th we have functions of management. In this the question is explain the principles of directing. Directing means the management, this is also a main functions of the management, directing. So how to accomplish the task, how to perform the task in an organization, the management will do that. So this is the main function of the management is directing. So why what are the principles they have to follow while managing this? It's a maximum individual contribution. Management should adopt techniques of direction which enables maximum contribution by the members. The members should come towards the to join him. That is maximum individual contribution should be there towards the management. Harmony of objectives. Individual and organization have their own objective. Individual has his own objective and organization have their own objective. So direction should be in such a way that individual can integrate their objective with organizational objective. Individual का objective है कि मैं monthly 1 lakhs कमाऊँ, मेरा standard of living अच्छा होना. So individual का ये एक objective है. Organization का objective है कि I want to 5 crores मेरे को profit होना पर ये तो ये दोनों हार्मोनी, दोनों के ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है लेकिन एक जगह मिलके दोनों इसको अकम्प्लिश कर सकते. सो यहाँ पर वही है इन सच ए वे दैट इंडिविजुअल्स कैन इंटीग्रेट देयर ऑब्जेक्टिव विथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अगर दोनों अंडरस्टैंड होकर मिलके काम करे और इफ ऑर्गेनाइजेशन गेट द प्रॉफिट देन ऑटोमेटिकली दे विल पे इन ए हायर टू द इंडिविजुअल. सो इंडिविजुअल्स ऑल्सो कैन अकम्प्लिश हिज गोल. Now unity of command. According to this principle, an employee should receive order and instruction only from one superior. Unity of command means according to these functions of management that whenever a
management directing to the individual, so there should be a one superior only which are giving the instruction to the one individual. Managerial communication, the manager must ensure to the that the plans and policies responsibility clearly communicate with to the subordinate, then only the subordinate can try accomplish their task and achieve the goal of the organization. Without managerial communication, how they can do the work? It is not possible. No, जब तक मैनेजमेंट उनके क्या काम करना है, क्या क्या टास्क अचीव करना है, कितना गोल सेट करे मैनेजमेंट उसको अचीव करना है, जब क्लियर कम्युनिकेट हुआ तो ही लोग काम प्रॉपरली कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देर विल बी इनफॉर्मल ग्रुप्स भी रहना. द मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई एंड यूज सच ग्रुप्स टू इंश्योर इफेक्टिव डायरेक्शन. देन लीडरशिप, मैनेजर शुड अडॉप्ट गुड लीडरशिप प्रैक्टिसेस रहना एट द टाइम ऑफ डायरेक्टिंग द सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट को जब उन लोग काम कुछ दे रहे तो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज रहना. देन ओनली द इंडिविजुअल विल एक्सेप्ट वॉट एवर ही इज डायरेक्टिंग. Now next question we have, define organizing and explaining in steps of organizing. According to Theo Heyman, organizing is the process of defining and grouping the activities of an enterprise and establishing the authority relationship among them. Organizing means top level management, low level, middle level management, top level management, low level में 3 managements are there. No, तो ये जिसका काम किसको और assign करना, that is called as organizing. सो इसके लिए स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. पहले इंडिविजुअल की कैपेसिटी को पहचान के उसको आइडेंटिफाई करना और उसके हिसाब से डिवीजन करना वर्क का. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क. पहला काम उन लोगों का क्या काम है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर वो वर्क कौन से डिपार्टमेंट में किसको कितना देना है. अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द वर्कर दे हैव टू डिवाइड द वर्क. द टोटल वर्क टू बी डन इन इज डिवाइडेड इनटू ईजिली मैनेज एक्टिविटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन वर्क नहीं होना. एंड दे शुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ द वर्क ऑन द एम्प्लॉयज को बर्डन भी फील नहीं होना, वैसा डिवीजन ऑफ वर्क रहना. नेक्स्ट, डिपार्टमेंटलाइजेशन. आफ्टर डिवीजन वर्क को डिवाइड कर देने के बाद मैनेजरेबल एक्टिविटीज, डिफरेंट ग्रुप्स एक्टिविटीज आर फॉर्म बेस्ड ऑन द नेचर. सच ग्रुप इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन. जो भी वर्क अपन है उसको जो है सो डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, HR डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्क को असाइन करना. नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. आफ्टर फॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स आ जाने के बाद यहाँ पर अब ड्यूटीज एज ए इंचार्ज अपॉइंटेड करते हैं ईच डिपार्टमेंट के लिए. डिपार्टमेंट मेंबर्स आर अलोकेटेड विथ वर्क एज पर देयर रेस्पेक्टिव स्किल एंड कैपेबिलिटी. जिसकी कैपेबिलिटी रहती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स HR डिपार्टमेंट के थ्रू जो है सो लोग ये टास्क को देते हैं. यहाँ पर स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. अपार्ट फ्रॉम अलोकेशन ऑफ वर्क, एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन क्लियर इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर. फ्रॉम होम दे नीड टू रिसीव ऑर्डर, किससे ऑर्डर लेना है, किसको आंसर करना रहता, यहाँ पर क्लियरली जो है सो रिपोर्टिंग होती. नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट अबाउट POSD कॉप. द वर्ड POSD कॉप वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई ल्यूथर गुलिक एंड एल्यूव्रिक इन 1937. POSD कॉप स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, reporting and budgeting. This is related with the functions of management. मैनेजमेंट का काम क्या रहता? That is called as POSD COP. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, रिपोर्ट करना एंड बजटिंग. These concepts are referred to as the functions activities of the chief executive officer. Next, it is used, these are the following uses of. It is used as a base for analyzing management function and activity in proper way to achieve organizational goal को achieve करने के लिए ये मेन फंक्शन है. इट इज़ यूज टू गिव प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता मैनेजमेंट ऑपरेशंस का एंड एक्टिविटीज का इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Now next question we have, define the staffing and process and explain various steps involves in it. Staffing means process is a process which begins with analyzing the manpower requirement. manpower requirement कितना है ऑर्गेनाइजेशन में उसको एनालाइज करना, ऑर्गेनाइज करना, डिटरमाइन करना पॉसिबल सोर्सेज के थ्रू, देन मैन पावर कैन बी एक्वायर्ड. सो उसके लिए स्टेप्स क्या है? स्टाफिंग प्रोसेस रहता है. पहले 5 स्टेप्स रहते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के लिए. एनालाइज द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितनी ज़रूरत है जॉब्स के लिए, कितने वैकेंसीज है. वर्कलोड एनालिसिस वुड हेल्प इन डूइंग सो. तो वर्कलोड
के बेस पे जो है सो पर्सनस को यहाँ पर अक्वायर करते। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल अंडर दिस स्टेप, यहाँ पर अब अपने को मालूम हो गया फर्स्ट स्टेप में कि एनालाइज कर लिया मैन पावर का कितना रिक्वायरमेंट है, कितने वैकेंसीज अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से डिपार्टमेंट के लिए। देन वी हैव टू रिक्रूट द पीपल अकॉर्डिंग टू दैट। अंडर दिस स्टेप कैपेबल कैंडिडेट आर सर्च और सोर्स और कैपेबल कैंडिडेट्स आर डिटरमाइंड। यूजुअली एक्सटर्नल सोर्स आर यूज टू रिक्रूट फ्रेश टैलेंट्स। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद क्या यहाँ पर इंटरव्यूज के लिए सबको बुलाते हैं, फिर उसका सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का। इन द सिलेक्शन प्रोसेस फ्यू कैपेबल कैंडिडेट्स ओनली विल बी चूजेस फ्रॉम द बंच ऑफ एप्लीकेंट्स। सो आफ्टर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स एंड ऑफर लेटर भी इशू होता है उन लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी डिस्क्राइब होता है उसमें। नेक्स्ट ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, ए न्यू ज्वाइन इज प्रोवाइडेड विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंपनी, कंपनी का पूरा ब्रीफ डिस्कशन देते हैं उन लोगों को, एंड इंट्रोड्यूस विद सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स एंड कोवर्कर्स से मिलाते, दैट इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट आफ्टर असाइनिंग देम एम्प्लॉयमेंट ऑफर। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है उसके बाद। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू रीच द टॉप लेवल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट इन प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग के लिए मैनेजमेंट को क्या करना रहता, अवेयरनेस अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज अवेयरनेस, मैनेजमेंट को अवेयर रहना मार्केट में क्या चल रहा, मैनेजमेंट मस्ट बी अवेयर अबाउट द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या रहते हैं एंड प्रॉब्लम्स क्या अराइज हो सकते हैं बिजनेस में, वो पूरा उन लोगों को मालूम रहना। नेक्स्ट सेटिंग गोल, उसके बेसिस पे जो है सो गोल्स को सेट करते हैं। सेटिंग गोल्स इज ए सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का सेकंड स्टेप है गोल्स को सेट करना, विच इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ गोल्स ऑब्जेक्टिव्स विच नीड टू बी अचीव बाय द मैनेजमेंट। इफेक्टिव पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रैटेजीज, बजट एंड रूल्स पूरे जो है सो ये इसमें आते सेकंड स्टेप में, सेटिंग गोल में। नेक्स्ट प्रीमाइजिंग, द थर्ड स्टेप क्या है इसका, मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग द वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे प्रोडक्ट, मार्केट, कैपिटल, गवर्नमेंट के रूल्स पॉलिसीज क्या रहते हैं जो अपने बिजनेस पे इन्फ्लुएंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमाइजिंग। देन आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, द फोर्थ स्टेप में आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑलरेडी अपन कुछ प्लान बनाया, उसके अल्टरनेटिव क्या है बेस्ट उसमें से चूज करना है। देन प्रिपरेशन ऑफ सपोर्टिव प्लान्स, द मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू डेवलप वन और मोर सपोर्टिव प्लान्स भी रहते हैं उसके साथ, डेरिवेटिव प्लान्स भी रहते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द बेसिक प्लान। So with this we completed the 5 marks questions.